मैं आज आप लोगों को नया टॉपिक बताऊंगा। इसके पहले मैंने आप लोगों को नागरिकता बताया था। नागरिकता क्या है, हमारे संविधान में कहाँ से कहाँ किस अनुच्छेद में ये परिभाषित है, संसद द्वारा बनाए गए कानून के तहत कितने प्रकार से नागरिकता अर्जित की जा सकती है, ये मैंने आप लोगों को बताया था। लेकिन अभी आप लोगों ने कुछ दिन पहले सुना, काफ़ी विवादित रहा, चर्चित रहा, नागरिकता संशोधन कानून 2019। आप लोग जानते हैं कि नागरिकता संशोधन कानून समय समय पर बने हैं। नागरिकता कानून में समय समय पर संशोधन हुआ है। 2019 उसकी एक कड़ी है। आप लोगों को सबसे पहले ये जानना है कि आखिर नागरिकता संशोधन कानून 2019 है क्या, ये इतना विवादित क्यों रहा, विवाद के कारण क्या हैं, इसमें जो विवाद करने वाले हैं, आंदोलन करने वाले हैं, उनकी राय क्या है, इसमें सरकार अपनी राय क्या देती है, सरकार का क्या पक्ष है, इस कानून में आखिर क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों को जानना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये एक नया टॉपिक है नागरिकता संबंधी। आप लोग सिविल सर्विस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप लोगों ने एक लंबे समय से देखा, प्रायः उन क्वेश्चनों की प्री और मेंस में पूछे जाने की संभावनाएं होती हैं जो संविधान में आपके सिलेबस में है और साथ साथ किसी कारण विवादित और चर्चित है। इसलिए ये टॉपिक ऐसा है जो आने वाली परीक्षाओं के लिए, जैसे आपकी प्री अभी सिविल सर्विस प्री एग्ज़ामिनेशंस अक्टूबर में तय हुआ है, इसी तरह अन्य स्टेट कमीशंस के हैं, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। स्वाभाविक सी बात है, काफ़ी चर्चित रहा, आप लोग बहुत कुछ इसके बारे में जानते भी होंगे, लेकिन आपको परीक्षा देना है, इसलिए इसके बारे में आपको बहुत ही गहराई से जानने की ज़रूरत है। आप लोगों को ये बता दूं कि नागरिकता संबंधी प्रावधान हमारे संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 भाग 2 में है, जिससे जब हमारा देश का संविधान लागू हुआ उस समय नागरिकता इन्हीं कानूनों, इन्हीं अनुच्छेदों में परिभाषित थी। लेकिन समय समय पर संसद द्वारा इसके संबंध में कानून बनाए गए और सबसे महत्वपूर्ण कानून है नागरिकता कानून 1955, और जिसमें समय समय पर अनेक संशोधन किए गए हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986, 1992, 2003, 2005, 2015 और 2019 जो अभी आप लोगों ने तत्काल सुना। आप सबसे पहले ये जानना है कि इस नागरिकता कानून में संशोधन की प्रक्रिया क्या है। जो ये संशोधन हुआ है वो संविधान में हुआ है या संसद द्वारा बनाए गए कानून में हुआ है। दोस्तों, आपको ये जानना है कि ये जो संशोधन हुआ है ये अनुच्छेद 5 से 11 तक में नहीं हुआ है, बल्कि ये जो नागरिकता अधिनियम 1955 है उसमें संशोधन किया गया है। अब प्रश्न ये बनता है कि संशोधन की प्रक्रिया क्या है। ये जो संशोधन की प्रक्रिया है आसान है। संसद के दोनों सदनों से, लोकसभा और राज्यसभा के सामान्य बहुमत से पारित होना चाहिए, जिसमें उपस्थित और मतदान करने वालों का आधा प्लस 1, और राष्ट्रपति अगर हस्ताक्षर कर देते हैं तो ये विधेयक फिर कानून का रूप ले लेता है। इसी तरह हुआ है हमारे देश में। नागरिकता संशोधन कानून 2019 9 दिसंबर को लोकसभा से पास हुआ, 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा से पास हुआ और 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ये देश में लागू हो गया। अब प्रश्न ये बनता है कि आखिर इसमें विवाद के पहलू क्या है।
या इस कानून में ऐसा क्या प्रावधान कर दिया गया जो इतने बड़े विवाद का रूप ले लिया, इतने बड़े बड़े आंदोलनों का रूप ले लिया। आप लोगों ने देखा पूर्वोत्तर में आंदोलन हुआ, पूरे भारत में आंदोलन हुआ, ये राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मामला बन गया, CAA बन गया। आप लोग ये जानते हैं। सबसे पहले इस कानून के बारे में ये जानना है कि इसमें प्रावधान क्या किया है। देखिए, इस कानून में जो सबसे पहला प्रावधान किया गया है वो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान, इन देशों के 6 धर्मों के लोगों को, हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध और जैन को ये अधिकार दे दिया गया है कि जो 31 दिसंबर 2014 के पूर्व भारत में आए हैं, रह रहे हैं, उनको नागरिकता अब दे दी जाएगी। यानी अगर वो 5 साल पूर्व से भारत में रह रहे हैं तो वो नागरिकता प्राप्त करने के हकदार हैं। ये दे दिया गया। पहले क्या था? पहले ये व्यवस्था थी देशीकरण के माध्यम से किसी भी देश का नागरिक भारत की नागरिकता अर्जित कर ले सकता था। लेकिन वो तरीका ये था कि पिछले 14 वर्षों में पिछले 11 वर्ष लगातार रहने के बाद उसे 1 वर्ष रहना है लगातार, तब वो नागरिकता प्राप्त करने का हकदार था। लेकिन अब जो इस कानून में किया गया है, अब वो एक कानून में बदलाव करके इन 3 देशों के साथ इन 6 धर्मों को लोगों को वो 11 वर्ष की जगह अब सिर्फ 5 वर्ष कर दिया गया है। पहली चीज़ इसमें की गई है। दूसरी चीज़ इसमें एक किया गया है कि कुछ राज्य अपवाद में छोड़ दिए गए हैं। जैसे पूर्वोत्तर में 6ठी अनुसूची में जो शामिल राज्य हैं AMTM, असम, मिज़ोरम, त्रिपुरा, मेघालय, वो अपवाद में रखे गए हैं और ये इसमें कानून में व्यवस्था की गई है। ये कानून आप लोग जानते हैं, पढ़े हैं कि अनुच्छेद 11 में स्पष्ट के प्रावधान है कि संसद नागरिकता संबंधी कानून बना सकती है। संसद ने या हमारी सरकार ने इसी अनुच्छेद का प्रयोग करते हुए इसे कानून का रूप दे दिया है और नागरिकता संशोधन कानून 2019 अपने रूप में आ गया है। यानी आपको जानना है इस कानून में एक तारीख तय की गई है, वो 31 दिसंबर 2014। दूसरी चीज़ 6 धर्म तय किए गए हैं, 3 देश तय किए गए हैं और एक ग्राउंड दे दिया गया है कि धार्मिक आधार पर सताए हुए लोग जो इन देशों में हैं और वो इन 6 धर्मों को माना गया है, उनको ये अधिकार दिया जाता है। साथ साथ दुनिया के अन्य देश के लोग भी नागरिकता अर्जित कर सकते हैं, लेकिन उनके संबंध में वही कानून लागू होगा जो पहले से चला आ रहा है। यानी उन्हें 11 वर्ष रहना होगा और तब सरकार उन्हें नागरिकता दे सकती है। लेकिन अब प्रश्न ये बनता है कि इतने बड़े विवाद का रूप क्यों लिया? जो बड़े बड़े आंदोलन हुए उनका तर्क क्या था? इसके संबंध में सरकार को क्या तर्क देना पड़ा, ये आप लोगों को जानना ज़रूरी है। पूर्वोत्तर में बड़े पैमाने पर आंदोलन हुए। पूर्वोत्तर का ये तर्क था, उन राज्य के लोगों का ये मानना था कि ऑलरेडी यहाँ पे कुछ पड़ोसी देशों के लोग रह रहे हैं, जिससे ढेर सारी समस्याएं उत्पन्न हैं। पॉपुलेशन की समस्या है, मूलभूत सुविधाओं की समस्या है, रहने की समस्या है, अपराध की समस्या उत्पन्न हो गई है, हमारे कल्चर, रीति रिवाज, तौर तरीके ये सब प्रभावित हो रहे हैं। आप इनको कहाँ बसाओगे? आपने प्रावधान तो कर दिया है, लेकिन आप बसाओगे कहाँ इन्हें? और अगर बसाओगे तो फिर और बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। असम में बड़े पैमाने पर आंदोलन हुआ। उनका ये तर्क था कि NRC के तहत
आप तो कुछ लोगों को बाहर कर रहे हो और दूसरा कुछ लोगों को आप बसाने की बात करते हो। आप लोग जानते हो दोस्तों एनआरसी क्या है। एनआरसी ये कानून है जो पूर्वोत्तर में लागू है। 25 मार्च 1971 के पहले जो असम में आ गए थे उनको एनआरसी रजिस्टर में शामिल किया गया है, और जो नहीं आए थे या जो उसके बाद आए हैं उनको बाहर कर दिया गया है। अभी ये गणना हुई है जिसमें 19 लाख लोग बाहर हो रहे हैं, आप लोग जानते हैं। और ये जब बांग्लादेशी लोग आ गए थे असम में, बड़े पैमाने पर भीड़ उत्पन्न हुई थी, लोगों के अनेक गतिविधियां प्रभावित हुई थी, वहाँ बड़े बड़े आंदोलन हुए थे, जिसका परिणाम ये हुआ था कि 15 अगस्त 1985 में हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी और वहाँ के आंदोलनकारी नेताओं के बीच एक समझौता हुआ था। समझौता के तहत ये तय हुआ था कि जो भी 25 मार्च के बाद असम में प्रवेश करेगा वो वहाँ का नागरिक नहीं माना जाएगा। यानी जो 25 मार्च 1971 के पूर्व आ गए हैं वही नागरिक माने जाएंगे, और जो 25 मार्च 1971 के बाद आए हुए हैं वो नागरिक नहीं माने जाएंगे। ये तय हुआ था। 71 एक डेडलाइन तय कर दी गई थी। असम के लोगों का अब ये तर्क है कि चूँकि यहाँ पे एनआरसी लागू है, ऑलरेडी यहाँ पे पॉपुलेशन का ओवरबर्डन है, यहाँ के लोगों के खान पान, रीति रिवाज, तौर तरीके ये सब प्रभावित हो रहे हैं, यहाँ पर अपराध बढ़ा है, मूलभूत सुविधाओं में समस्या आई हैं, और लोगों को लाके आप कहाँ बसाओगे, ये तर्क है। पूरे भारत में जो आंदोलन हुआ है, कुछ धर्म विशेष के लोगों ने को एतराज़ है, कुछ अन्य लोग भी हैं उनको एतराज़ है कि भाई ये जो कानून आप ला रहे हो वो सिर्फ 3 देशों को ही शामिल क्यों कर रहे हो, बंगाल को, पाकिस्तान को, अफ़गानिस्तान को ही क्यों शामिल कर रहे हो। श्रीलंका भी पड़ोसी है, तमिल के साथ समस्या है, नेपाल भी पड़ोसी है, मधेसियों की समस्या है, बर्मा है, रोहिंग्या मुसलमानों की समस्या है। अगर आपको शामिल करना है तो सिर्फ 3 को ही क्यों, ये सारे फिर देशों को आप शामिल कीजिए, क्योंकि समस्याएं तो उनके साथ भी हैं। एक तो आंदोलनकारियों का ये तर्क है। दूसरा तर्क ये है आंदोलनकारियों का, जो उन्होंने तर्क दिया है वो ये दिया है कि सिर्फ 6 धर्मों के लोग ही क्यों, ढेर अन्य धर्म ही है अफ़गानिस्तान में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, जिसमें मुसलमान भी शामिल हैं, वो भी धार्मिक आधार पर प्रताड़ित हैं, तो आप उनको भी क्यों नहीं शामिल कर रहे हो, एक उनका ये भी तर्क है। आंदोलनकारियों का ये तर्क है कि हमारे देश का जो स्वरूप है पंथ निरपेक्ष स्वरूप है, आप धार्मिक आधार पर किसी से भेदभाव वाला कानून नहीं ला सकते हो। उनका ये भी तर्क है कि अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15 ये हमारा प्रभावित होगा। आप लोग जानते हैं ये सारी चीज़ें हैं। उनका ये तर्क है कि ऑलरेडी हमारे देश में ओवर पॉपुलेशन है, मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, अपराध बढ़ रहा है, यहाँ पे बिजली, पानी, सड़कों की समस्या है, रहने बसने की समस्या है, तो आप इन लोगों को लाके और बड़ी समस्याएं उत्पन्न कर रहे हो, उनका भी ये तर्क है। तो ढेर सारी चीज़ें, अनेक सामाजिक समस्याएं, आर्थिक समस्याएं, नैतिकता संबंधी समस्याएं, ये सारी उत्पन्न होने के खतरे हैं। ये कानून आप जो ला रहे हो ये उचित नहीं है। इसका विरोध आप लोग जानते हैं, जामिया मिलिया विश्वविद्यालय में, अन्य कई जगहों पे बड़े पैमाने पर हुआ। तोड़ फोड़, आगजनी, जनधन की हानि, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने देखा, पढ़ा। ये
विरोध एक बड़ा उग्र रूप लिया है, बहुत ही राष्ट्र स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित रहा है, आप लोगों ने देखा। लेकिन इस संबंध में सरकार का ये तर्क है, सरकार का ये तर्क है कि एक तो अगर पूर्वोत्तर भारत की बात है तो उनके लिए जो 6वीं अनुसूची में शामिल राज्य हैं AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम, ऑलरेडी इस कानून के हमने बाहर रखा है, अपवाद स्वरूप वो है, इसलिए वहाँ उनकी कोई समस्या नहीं है। अगर वो आंदोलन करते हैं, विरोध करते हैं, तो ये विरोध या आंदोलन उनका जायज़ नहीं है। दूसरा तर्क है असम या अन्य पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में। सरकार ये मानती है कि पूर्वोत्तर राज्यों में, कुछ राज्यों में इनर लाइन परमिट लागू है, जिसमें शामिल है अरुणाचल, मिज़ोरम, नागालैंड और मणिपुर, जिसे मणिपुर को अभी तत्काल शामिल किया गया है, आप लोग जानते हैं। और इनर लाइन परमिट जो अंग्रेज़ों के समय से लागू है, इसमें ये व्यवस्था है कि उस राज्य में रहने, बसने या प्रवेश के लिए वहाँ राज्य सरकार की अनुमति की ज़रूरी है। और ये कानून इसलिए लाया गया था कि वहाँ के लोगों का जो तौर तरीके, रीति रिवाज है, उनकी कल्चर है, ये प्रभावित ना हो। वही कानून आज भी लागू है। कोई नए लोगों की अगर वहाँ प्रवेश करना है तो पहले राज्य सरकार की अनुमति लेनी होगी, तभी वो प्रवेश कर सकते हैं, रह बस सकते हैं। तो फिर इतने बड़े आंदोलन, इतने बड़े विरोध का कोई औचित्य नहीं है, ये सरकार का मानना है। दूसरी चीज़, अनुच्छेद 14 का जो तर्क दे रहे हैं आंदोलनकारी, सरकार ये कहती है कि अनुच्छेद 14 में, पहले आपको जानना ये है कि अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण का प्रावधान किया गया है, यानी कानून के नज़रों में सब बराबर है। सरकार ये तर्क देती है कि विधियों के समान संरक्षण में सरकार एक सकारात्मक, रीजनेबल भेदभाव कर सकती है अगर परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न होती हैं, ये सरकार का मानना है। इसलिए किसी भी रूप में हमने अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं किया है, और जो भी किया है हमने संवैधानिक तौर पर किया है। जहाँ तक अनुच्छेद 15 की बात है, आप लोगों को ये जानना है कि अनुच्छेद 15 में ये प्रावधान है कि राज्य, धर्म, जाति, लिंग, वेशभूषा, मूल वंश के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं कर सकती। लेकिन ये जो अधिकार है सिर्फ भारतीयों के लिए है। सरकार ये कहती है कि ये विदेशियों को बसाने की बात हो रही है, इसलिए भारतीयों के साथ ऐसा कुछ नहीं है, तो अनुच्छेद 15 का भी उल्लंघन नहीं है। जहाँ तक विरोध है, पंथ निरपेक्ष स्वरूप है, जो हमारे देश का, जो हमारे संविधान का, वो प्रभावित हो रहा है। सरकार का ये मानना है कि ये इतिहास साक्षी है, भारत ने सरल आय को हमेशा रक्षा की है, उसकी मदद की है। ऑलरेडी इन 3 देशों में जो हिंदू या इन धर्म, अनेक धर्म के लोग सताए गए हैं, ऑलरेडी पहले से रह रहे हैं, और वो पहले से रह रहे हैं, उनकी अनेक समस्याएं हैं। बच्चों की पढ़ाई की समस्याएं हैं, उनके रहने, व्यवसाय में समस्याएं हैं, जो यहाँ की मूलभूत सुविधाएं हैं उनमें समस्याएं हैं। तो सीधी सी बात है, ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारी परंपरा है, इसके तहत हम ये काम कर रहे हैं। तो भी वो नहीं है। विरोध इस बात का है कि आखिर 3 देश क्यों, अन्य देशों को क्यों नहीं शामिल किया गया इसमें। हमारे पड़ोसी देश और भी तो हैं, जिसमें श्रीलंका है, बर्मा है, अफ़गानिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, ये हैं। इनकी समस्या, सरकार का ये तर्क है कि सबसे ज़्यादा इन 3 देशों में ही मुस्लिम के अलावा, मुस्लिम भाइयों के अलावा अन्य धर्म के लोग सताए हुए हैं। क्योंकि इन देशों का जो स्वरूप है वो पंथ निरपेक्ष स्वरूप नहीं है, बल्कि ये धार्मिक देश है। और जो धार्मिक देश हैं तो अपने ही बहुसंख्यक धर्म से ये क्यों
किसी प्रकार का भेदभाव, पक्षपात करेंगे, सरकार का ये मानना है। इसलिए हमने सिर्फ 3 देशों को माना है, ये 3 देशों को शामिल किया है, हमने इसमें अन्य देशों को शामिल नहीं किया है। सरकार का ये मानना है 6 धर्म इसलिए क्योंकि 6 धर्म यहाँ पे ज़्यादा सताए गए हैं, प्रताड़ित हैं धार्मिक आधार पर। सरकार का ये भी तर्क है, सरकार ने डाटा पेश किया है कि सन 1951 के पास पाकिस्तान में हिंदुओं की संख्या लगभग कुल जनसंख्या की 13% थी, आज लगभग 1.5% के आसपास है। वो गए तो गए कहाँ, प्रश्न ये उत्पन्न हो रहा है। इसमें प्रताड़ित हैं, अन्य देशों में शरण लिए हैं और सब आके भारत में बस गए हैं, और भारत में आके बस गए हैं तो अनेक समस्याएं भी उत्पन्न हो रही है। सरकार का ये मानना है, इसलिए इनको ही वो किया गया है, इनको ही इसमें छूट दी गई है। बहुत से हमारे देश में धर्म हैं, मुस्लिम भाई हैं हमारे, उनका मानना है क्या हमें पुनः भारत में नागरिकता अपनी सिद्ध करनी पड़ेगी। सरकार का ये मानना है कि ऐसी कोई बात नहीं है, जो जैसे पहले से रह रहा था, जिन सुविधाओं का वो उपभोग कर रहा था, जिन सेवाओं का उपभोग कर रहा था, उसे वैसे ही मिलते रहेंगे, उसमें उन्हें कोई चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सरकार का ये मानना है। रही बात अन्य देशों के लोग, अन्य देशों के लोगों के साथ वही कानून लागू है जो पहले से चला आ रहा है। अगर उनके नागरिकता हासिल करनी है, संसद द्वारा बनाए गए नियम कानूनों प्रक्रियाओं का वो पूरा करते हैं, पालन करते हैं, तो उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी सरकार द्वारा, अर्थात उन्हें भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। रही बात जो अवैध प्रवासी हैं, अवैध प्रवासी वो माने जाते हैं जो किसी देश से आके रह बस गए हैं, उन्हें उनके पास वैलिड वीज़ा, पासपोर्ट नहीं है, या आए तो हैं, उनका जो वीज़ा मिला है वो तारीख पूरी हो चुकी है, इसके बाद वो भारत में बने हुए हैं। उन अवैध प्रवासियों की जो बाहर करने की बात है, उसके लिए हमारे देश में एक कानून है, विदेशी अधिनियम 1946, पासपोर्ट अधिनियम 1920, जिसके तहत सरकार उन्हें या तो जेल में भेज देती है, या उन्हें विदेशों में या उनके देश में उन्हें सूचना दे देती है, उन्हें भेज देती है। ये है। इसी तरह अगर कोई अवैध प्रवासी भारत में पाया जाएगा, जो ये नया कानून बना है, ये 5 साल का अगर उल्लंघन होता है पाया जाएगा, या किसी अन्य गलत तरीके से, अवैध तरीके से, गैर कानूनी तरीके से भारत में रह रहा है, तो उसे बाहर कर दिया जाएगा। जहाँ तक सरकार का मानना है, हमारे सामाजिक आर्थिक ढांचे के प्रश्न है, मूलभूत सुविधाओं के प्रश्न है, ऑलरेडी वो 2014 के पहले से रह रहे हैं, इन 3 देशों के लोग वो रह ही रहे हैं। तो जब ऑलरेडी सरकार उसे बहन कर रही है, बोझ उठा रही है, उनकी समस्याओं से लड़ रही है, तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में और कोई समस्या उत्पन्न होगी। सरकार का ही मानना है। रही बात, ये बहुत बड़े विवाद का रूप ले लिया, बहुत बड़े आंदोलन का रूप ले लिया। लोकतंत्र है, लोगों का विरोध जायज़ है। एक तो विरोध होता क्यों है, सबसे पहले बात ये होती है कि किसी कानून के संबंध में लोगों की पूरी जानकारी नहीं होती है। पहली चीज़, आप लोग जानते हैं कि आज सोशल मीडिया का जो बाज़ार है, अफवाह, कोई भी सही चीज़ भी गलत रूप में प्रेजेंट होती है, अफवाहों का रूप ले लेती है, और वो अफवाहें बड़े बड़े आंदोलन का जन्म देते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। ये प्रश्न हमारी न्यायपालिका माननीय उच्चतम न्यायालय में भी गया है। अब उच्चतम न्यायालय यह निर्णय करेगा कि सरकार ने जो काम किया है वो संविधान के दायरे में किया है या नहीं है। अगर
हमारी न्यायपालिका को लगता है कि ये संविधान का उल्लंघन है, लोकहितों का उल्लंघन है, उस पर विचार करके ख़त्म कर सकती है या कोई कदम ऐसा उठा सकती है। ये न्यायपालिका का है, जो आने वाले समय में हमारी न्यायपालिका तय करेगी वो हमें आपको सबको मानना पड़ेगा। मैं आप लोगों को इसके संबंध में बताया। अब आप लोगों को इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है। परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से एक कानून क्या है, पहली चीज़, एक कानून में संशोधन किस तरीके से हुआ, दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ इसके विरोध का कारण क्या है, चौथी चीज़ सरकार के इसके संबंध में तर्क क्या है, वर्तमान में इस कानून की स्थिति क्या है। इन मुद्दों पर विचार करते हुए आपको अध्ययन करना है। धन्यवाद।